पिछले आधे घंटे से कामरान को वीडियो गेम खेलते हुए देख रहा था। स्क्रीन पर मौजूद स्कोर में कोई ख़ास इजाफा नहीं हो रहा था। शायद इसकी वजह वो मुश्किल ट्रैक था जिस पर कामरान को गाड़ी ड्राइव करनी थी। सालार लाउंज के सोफों में से एक सोफे पर बैठा अपनी नोटबुक पर कुछ लिखने में मसरूफ़ था, मगर वक्तन फवक्तन नज़र उठाकर टीवी स्क्रीन को भी देख रहा था जहां कामरान अपनी जिद्दोजहद में मसरूफ़ था। ठीक आध घंटे बाद इसने नोटबुक बंद करके सामने पड़ी मेज़ पर रख दी, फिर मुंह पर हाथ रखकर जमाई रोकी। दोनों टांगे सामने पड़ी मेज़ पर रखकर और दोनों हाथों की उंगलियां सर के पीछे बांधे वो कुछ देर स्क्रीन को देखता रहा, जहां कामरान अपने तमाम चांसेस ज़ाया करने के बाद एक बार फिर नया गेम खेलने की तैयारी कर रहा था। क्या प्रॉब्लम है कामरान? सालार ने कामरान को मुखातिब किया। ऐसे ही नया गेम लेकर आया हूँ, मगर स्कोर करने में बड़ी मुश्किल हो रही है, कामरान ने बेजारी से कहा। अच्छा, मुझे दिखाओ। इसने सोफे से उठकर रिमोट कंट्रोल इसके हाथ से ले लिया। कामरान ने देखा पहले 20 सेकंड में ही सालार इसे जिस स्पीड पर दौड़ा रहा था, इस स्पीड पर कामरान अब तक नहीं दौड़ा पाया था। जो ट्रैक इसे बहुत मुश्किल लग रहा था वो सालार के सामने एक बचकाना चीज़ महसूस हो रहा था। 1 मिनट बाद वो जिस स्पीड पर गाड़ी दौड़ा रहा था, इस स्पीड पर कामरान के लिए इस पर नजरें जमाना मुश्किल हो गया, जबकि सालार इस स्पीड पर भी गाड़ी को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किए हुए था। 3 मिनट के बाद कामरान ने पहली बार गाड़ी को डगमगाते और फिर ट्रैक से उतरकर धमाके के साथ तबाह करते देखा। कामरान ने कुछ मुस्कुराते हुए मुड़कर सालार को देखा। गाड़ी क्यों तबाह हुई थी वो जान गया था। रिमोट अब सालार के हाथ के बजाय मेज़ पर पड़ा था और वो अपनी नोटबुक उठाए खड़ा हो रहा था। कामरान ने सर उठाकर इसे देखा। बहुत बोरिंग गेम है, सालार ने तबसरा किया और कामरान की टांगों को फलांगते हुए लाउंज से बाहर निकल गया। कामरान होंठ भींचे 7 इंचों पर मबनी स्कोर को देख रहा था जो स्क्रीन के एक कोने में जगमगा रहा था। कुछ ना समझ में आने वाले अंदाज में इसने बैरूनी दरवाजे को देखा जिससे वो गायब हुआ था। वो दोनों एक बार फिर खामोश थे। असजद को उलझन होने लगी। इमामा इतनी कमगो नहीं थी जितनी वो इसके सामने हो जाती थी। पिछले आधे घंटे में इसने गिनती के लफ्ज़ बोले थे। वो इसे बचपन से जानता था। वो बहुत खुश मिजाज थी। इन दोनों की निस्बत ठहराए जाने के बाद भी इब्तदाई साल में इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। असजद को इससे बात करके खुशी महसूस होती थी। वो बला की हाजिर जवाब थी, मगर पिछले कुछ सालों में वो एकदम बदल गई थी और मेडिकल कॉलेज में जाकर तो ये तब्दीली और भी ज़्यादा महसूस होने लगी थी। असजद को बाज़ दफ़ा यूँ महसूस होता जैसे इससे बात करते हुए वो हद दर्जा मोहतात रहती है। कभी वो उलझी हुई सी महसूस होती और कभी इसे इसके लहजे में अजीब सी सर्द महरी महसूस होती। इसे लगता वो जल्द से जल्द इससे छुटकारा पाकर इसके पास से उठकर चली जाना चाहती है। इस वक्त भी वो ऐसा ही महसूस कर रहा था। मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं खामखा ही तुम्हारे लिए यहाँ आने का तरद्दुद करता हूँ। तुम्हें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा कि मैं आऊँ या ना आऊँ। असजद ने एक गहरी सांस लेकर कहा। वो इसके बिलमुकाबिल लॉन चेयर पर बैठी 2 बाउंड्री वॉल पर चढ़ी हुई बेल को घूर रही थी। असजद की शिकायत पर इसने गर्दन हिलाए बगैर अपनी नज़रें बेल से हटाकर असजद पर मरकूज कर दी। असजद ने सवालिया नज़रों से इसे देखा, मगर वो खामोश रही। तो इसने लफ्ज़ों में कुछ रद्दोबदल के साथ अपना सवाल दोहराया। तुम्हें मेरे ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इमामा, तुम ठीक कह रहा हूँ ना मैं? अब मैं क्या कह सकती हूँ इस पर? तुम कम से कम इनकार तो कर सकती हो, मेरी बात को झुठला सकती हो कि ऐसी बात नहीं है, मैं गलत सोच रहा हूँ। और ऐसी बात नहीं है, आप गलत सोच रही हैं, इमामा ने इसकी बात काट कर कहा। इसका लहजा अब भी इतना ही ठंडा और चेहरा इतना ही बेतासुर था जितना पहले था। असजद एक ठंडी सांस लेकर रह गया। हाँ, मेरी दुआ और ख्वाहिश तो यही है कि ऐसा ना हो, और मैं वाकई गलत सोच रहा हूँ, मगर तुमसे बात करते हुए मैं हर बार ऐसा ही महसूस करता हूँ। किस बात से आप ऐसा महसूस करते हैं? इस बार पहली बार असजद को इसकी आवाज़ में कुछ नाराज़ी झलकती हुई महसूस हुई। बहुत सी बातों से तुम मेरी किसी बात का ढंग से जवाब ही नहीं देती, हालांकि मैं आपकी हर बात का ढंग से जवाब देने की भरपूर कोशिश करती हूँ, लेकिन अब अगर आपको मेरे जवाब पसंद ना आए तो मैं क्या कर सकती हूँ? असजद को इस बार बात करते हुए वो कुछ मज़ीद खफा महसूस हुई। मैंने ये कब कहा कि मुझे तुम्हारे जवाब पसंद नहीं आए? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरी हर बात के जवाब में तुम्हारे पास हाँ और नहीं के अलावा कुछ नहीं होता। बस बाज़ दफ़ा तो मुझे लगता है मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि तुम ठीक हो, तो मैं इसका जवाब हाँ या नहीं में ही दूँगी। हाँ और नहीं के अलावा इस सवाल का जवाब किसी तकनीक से दिया जा सकता है तो आप मुझे वो दे दें, मैं कर दूँगी।
वो बिल्कुल संजीदा थी। हाँ और नहीं के साथ भी तो कुछ कहा जा सकता है, और कुछ नहीं तो जवाबन मेरा हाल ही पूछ सकती हो। मैं आपका क्या हाल पूछूं? जाहिर है अगर आप मेरे घर आए हैं, मेरे सामने बैठे मुझसे बातें कर रहे हैं, तो इसका वाजिया मतलब तो यही है कि आप ठीक हैं, वरना आप इस वक्त अपने घर बिस्तर पर पड़े होते। ये फॉर्मेलिटी होती है इमामा। अरे आप जानते नहीं, मैं फॉर्मेलिटीज़ पर यकीन नहीं रखती। आप भी मुझसे मेरा हाल ना पूछा करें, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूँगी। असजद जैसे लाजवाब हो गया। ठीक है, फॉर्मेलिटीज़ को छोड़ो, बंदा कोई और बात कर लेता है, कुछ डिस्कस कर लेता है, अपनी मसरूफियात के बारे में ही कुछ बता देता है। असजद, मैं आपसे क्या डिस्कस करूं? आप बिजनेस करते हैं, मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूं। आपसे मैं क्या पूछूं? स्टॉक मार्केट की पोजीशन, ट्रेंड बुलिश था या रबिश, इंडेक्स पे कितने पॉइंट्स का इजाफा हुआ, या अगली कंसाइनमेंट कहाँ भेज रही हैं, इस बार गवर्नमेंट ने आपको कितनी रिबेट दी, इसका लहजा अब भी इतना ही सर्द था। या आपसे इनॉट में डिस्कस करूं, कौन से अवामिल इंसान के जिगर को मुतासिर कर सकते हैं, बाईपास सर्जरी में इस साल कौन सी नई तकनीक इस्तेमाल की गई है, दिल की धड़कन बहाल करने के लिए कितने से कितने वॉल्ट का इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा सकता है। तो हम दोनों की मसरूफियात तो ये हैं, अब इनके बारे में डिस्कशन से आप और मैं मोहब्बत और बेतकल्लुफ़ी की कौन सी नई मंजिलें तय करेंगे, वो मेरी समझ से बाहर है। असजद का चेहरा सुर्ख हो गया। अब वो इस लम्हे को कोस रहा था जब इसने इमामा से शिकायत की थी। और भी तो मसरूफियात होती हैं इंसान की, असजद ने कदरे कमज़ोर लहजे में कहा। नहीं, पढ़ाई के अलावा तो मेरी कोई और मसरूफियात नहीं है, इमामा ने कतियत से सर हिलाते हुए कहा। पहले भी तो हम दोनों आपस में बहुत सी बातें किया करते थे। इमामा ने इसकी बात काट दी। पहले की बात छोड़ें, अब मैं वक्त ज़ाया करना अफोर्ड नहीं कर सकती। हैरत मुझे आप पर हो रही है। आप बिजनेसमैन होकर इतने इमेच्योर और इमोशनल सोच रखते हैं, आपको तो खुद बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए। असजद कुछ बोल ना सके। हम दोनों के दरमियान जो रिश्ता है वो हम दोनों जानते हैं। अब अगर आप मेरी प्रैक्टिकल अप्रोच को बेइल्तफाती, बेनियाजी, नाराज़ी समझे तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं आपके साथ जहाँ बैठी हूँ तो इसका मतलब यही है कि मैं इस रिश्ते को अहमियत देती हूँ, वरना कोई अजनबी तो इस तरह यहाँ मेरे साथ बैठकर चाय नहीं पी सकता। वो एक लम्हे के लिए रुकी। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि आपके आने या ना आने से मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं, हकीकत ये है कि हम दोनों ही बहुत मसरूफ़ रहते हैं। हम मॉडर्न एज की पैदावार हैं। ना मैं कोई हीर हूँ, ना आप रांचे के कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं कि मेरे लिए घंटों ये फरीज़ा सर अंजाम दें। सच तो यही है कि फ़र्क वाकई नहीं पड़ता कि हम दोनों मिलें या ना मिलें, बातें करें या ना करें, हमारा रिश्ता वही रहेगा जो अब है। या आपको लगता है इसमें कोई तब्दीली आ सकती है? अगर असरत के माथे पर पसीना नहीं आया था तो इसकी वाहिद वजह दिसंबर का महीना था। इन दोनों की उम्र में 8 साल का फ़र्क था, मगर इस वक्त पहली बार असरत को ये फ़र्क 18 साल का महसूस हुआ। वो इसे अपने से 18 साल बड़ी लगी थी। 2 हफ्ते पहले वो 19 साल की हुई थी, मगर इस वक्त असरत को लग रहा था जैसे वो टीन एज से सीधी अधेड़ उम्री में चली गई थी और ख़ुद वो एक बार फिर प्री टीन में आ गया था। वो इसके बिलमुकाबिल टांग पर टांग रखते असरत के चेहरे पर नज़रें जमाए इसी बेतासुर अंदाज में इसके जवाब की मुंतज़िर थी। असरत ने कुर्सी के हत्थे पर टिके इसके हाथ में मंगनी की अंगूठी को देखा और खनखार कर अपना गला साफ करने की कोशिश की। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं सिर्फ इसलिए डिस्कशन की बात कर रहा था कि हमारे दरमियान अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। असजद, मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझती और जानती हूँ, और ये जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आप समझते हैं कि हमारे दरमियान अभी किसी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल था हम दोनों के दरमियान अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है। वो असजद का दिन नहीं था, असजद ने एतराफ़ किया। और अगर आपको ये ख्याल है कि एनाटमी और बिज़नेस को डिस्कस करके हम कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे तो ठीक है, आइंदा हम यही डिस्कस कर लिया करेंगे। इमामा के लहजे में लापरवाही का आंसर वाज़िया था। तुमको मेरी बात बुरी लगी है? बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों बुरा मानूंगी? इसके लहजे में मौजूद हैरत के अंसर ने असजद को मज़ीद शर्मिंदा कर दिया। शायद मैंने गलत बात की है, शायद नहीं यकीनन, इसने तीनों लफ्ज़ों पर बारी बारी जोर देते हुए कहा। तुम जानती हो मेरे नज़दीक ये रिश्ता कितनी अहमियत का हामिल है। मेरे बहुत से ख्वाब हैं इस रिश्ते के हवाले से, तुम्हारे हवाले से। असजद ने एक गहरा सांस लेकर कहा। इमामा बेतासुर चेहरे के साथ इसी बेल को देख रही थी। शायद इसीलिए मैं ज़रूरत से ज़्यादा हसास हो जाता हूँ। मैं इस रिश्ते के हवाले से कोई खौफ नहीं है, मैं जानता हूँ ये रिश्ता हम दोनों की मर्ज़ी से हुआ है। वो इसके चेहरे पर नज़रें जमाए बड़े जज्ब से कह रहा था, और यकदम ही इसे एक बार फिर यह एहसास होने लगा जैसे वो वहाँ मौजूद नहीं थी, इसकी बात नहीं सुन रही थी। असजद को लगा वो एक बार फिर खुद से बातें कर रहा है।
ایک بہت بڑی کوٹھی کے عقب میں موجود انیکسی سے میوزک کی آواز باہر لان تک آ رہی تھی۔ باہر موجود کوئی بھی شخص انیکسی کے اندر موجود لوگوں کی قوت برداشت پر حیرانی کا اظہار کر سکتا تھا، لیکن وہ انیکسی کے اندر موجود لوگوں کی حالت دیکھ لیتا تو وہ اس حیران کن قوت برداشت کی وجہ جان لیتا۔ انیکسی کے اندر موجود 6 لڑکے جس حالت میں تھے، اس حالت میں اس سے زیادہ تیز اور بلند میوزک بھی ان پر اثر انداز نہیں ہو سکتا تھا، اور جہاں تک 7ویں لڑکے کا تعلق تھا تو وہ ایسی کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتا تھا۔ انیکسی کا وہ کمرہ اس وقت دھوئیں کے مرغولوں اور عجیب قسم کی بو سے بھرا ہوا تھا۔ قالین پر ایک مشہور ریسٹورانٹ سے لائے گئے کھانے کے کھلے ہوئے ڈبے اور ڈسپوزیبل پلیٹیں، چمچے بھی پڑے تھے۔ قالین پر کھانے پینے کی بچی کچی چیزیں اور ہڈیاں بھی ادھر ادھر پھینکی گئی تھیں۔ سافٹ ڈرنک کی پلاسٹک کی بوتلیں بھی ادھر ادھر لڑک رہی تھیں۔ کیچپ کی بوتلوں سے نکلنے والی کیچپ قالین کو کچھ اور بدنما بنا رہی تھی۔ وہ 7 لڑکے اسی قالین پر ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر برا جمان تھے۔ ان کے سامنے قالین پر بیئر کے خالی کینز کا ایک ڈھیر بھی لگا ہوا تھا، اور تفریح کا یہ سلسلہ وہیں نہیں رکا تھا۔ اس وقت وہ ان ڈرگز کو استعمال کرنے میں مصروف تھے جن کا انتظام ان میں سے ایک نے کیا تھا۔ پچھلے 2 ماہ میں وہ تیسری بار اس ایڈونچر کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، اور ان 3 مواقع پر وہ 4 مختلف قسم کی ڈرگز استعمال کر چکے تھے۔ پہلی بار انہوں نے وہ ڈرگ استعمال کی تھی جو ان میں سے ایک کو اپنے باپ کے دراز سے ملی تھی۔ دوسری بار انہوں نے جو ڈرگ استعمال کی وہ انہوں نے اپنے ایک اسکول فیلو کے توسط سے اسلام آباد کے ایک کلب سے خریدی تھی، اور وہ اس بار جو ڈرگ استعمال کر رہے تھے وہ انہوں نے ایک ٹرپ پر راولپنڈی کی ایک مارکیٹ میں ایک افغان سے خریدی تھی۔ تینوں مواقع پر انہوں نے ان ڈرگز کے ساتھ الکوہل کا استعمال کیا تھا جس کا حصول ان کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اس وقت بھی ان 7 لڑکوں میں سے 6 لڑکے پوری طرح نشے میں تھے۔ ان میں سے ایک ابھی بھی کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ڈرگ کو سونگھنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ 2 لڑکے سگریٹ پیتے ہوئے باقی لڑکوں کے ساتھ ٹوٹی پھوٹی گفتگو کر رہے تھے۔ صرف 7واں لڑکا مکمل طور پر ہوش میں تھا۔ اس لڑکے کا چہرہ پمپل سے بھرا ہوا تھا، اور اس کے گلے میں موجود ایک سیاہ تنگ ڈوری میں 3-4 تانبے کی عجیب سی شکلوں کے زیورات پروئے ہوئے تھے۔ ایلوس پریسلے سٹائل کے کالرز والی ایک چیک ڈارک بلو شرٹ کے ساتھ ایک بیہودہ سی سرمئی جینز پہنے ہوئے تھا جس کے دونوں گھٹنوں پر میڈونا کا چہرہ پینٹ کیا گیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر اپنی دائیں طرف موجود لڑکوں پر ایک اچٹتی نظر ڈالی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، مگر اس سرخی کے باوجود وہ ایسا کوئی تاثر نہیں دے رہی تھیں کہ وہ باقی لڑکوں کی طرح مکمل طور پر نشے کی گرفت میں تھا۔ چند منٹ انہیں دیکھنے کے بعد اس نے سیدھے ہوتے ہوئے ڈبیا میں موجود باقی ڈرگ کون میں ڈال دی اور ایک چھوٹے سے اسٹرا کے ساتھ اسے سونگھنے لگا۔ کافی دیر کے بعد اس نے اسٹرا کو ایک طرف پھینک دیا اور اپنے ہاتھ کی پور پر تھوڑی سی ڈرگ رکھ کر زبان کی نوک کے ساتھ کچھ دلچسپی، تجسس مگر احتیاط کے ساتھ اسے چکھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے برق رفتاری کے ساتھ اپنے بائیں جانب تھوکا۔ ڈرگ یقیناً بہت اچھی کوالٹی کی تھی۔ اس کی آنکھیں اب پہلے سے زیادہ سرخ ہو رہی تھیں، مگر ابھی بھی وہ اپنے ہوش و حواس میں تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اپنی سرگرمی سے کچھ زیادہ محسوس نہیں ہوا۔ 1-2 منٹ کے بعد اس نے اپنے پاس قالین پر پڑے ہوئے بیئر کے کین سے چند گھونٹ لیتے ہوئے ڈرگ کے ذائقے کو صاف کرنے کی کوشش کی۔ کین رکھنے کے بعد وہ چند منٹ تک کون میں موجود ڈرگ کو دیکھتا رہا۔ دوسرے 6 لڑکے اس وقت تک نشے میں پوری طرح دھت کارپیٹ پر اوندھے سیدھے پڑے تھے، مگر وہ اب بھی اسی طرح بیٹھا تھا۔ کین میں موجود بیئر کے گھونٹ لیتے ہوئے وہ پرسوچ انداز میں ان سب کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھیں اب متورم ہو رہی تھیں، مگر ان میں وہ موجود چمک بتا رہی تھی کہ وہ ابھی بھی مکمل طور پر نشے میں نہیں ہے۔ یہ اس کے ساتھ تیسری بار ہوا تھا۔ پہلی 2 بار ڈرگ استعمال کرنے کے بعد وہ اسی طرح بیٹھا رہا تھا، جبکہ اس کے دوست بہت جلد نشے میں دھت ہوئے تھے۔ رات کے پچھلے پہر وہ ان لوگوں کو اسی حالت میں چھوڑ کر خود گھر آ گیا تھا۔ آج بھی وہ یہی کرنا چاہتا تھا۔ کمرے کے اندر موجود ڈرگ کی بو سے اب پہلی بار الجھنے لگا۔ اس نے کھڑا ہونے کی کوشش کی اور وہ لڑکھڑایا۔ اپنی لڑکھڑاہٹ پر قابو پاتے ہوئے وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ نیچے جھک کر اس نے کارپیٹ سے کی رنگ، والیٹ اور کریڈٹ کارڈ اٹھائے۔ پھر آگے بڑھ کر اس نے سٹریو کو بند کیا۔ اپنی متورم اور سرخ آنکھوں سے اس نے کمرے میں ایک نظر دوڑائی، یوں جیسے وہ کوئی چیز یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ایک بار پھر نیچے بیٹھ کر اس نے جاگرز پہنی اور ان کے تسموں کو ٹخنوں کے گرد لپیٹ کر گرا باندھی۔ پھر دروازے کا لاک کھول کر وہ باہر نکل گیا۔ روشنی سے یکدم وہ کوریڈور کی تاریکی میں آ گیا تھا۔ اندھیرے میں اپنا راستہ ڈھونڈتے ہوئے وہ انیکسی کے بیرونی دروازے کو کھولتا ہوا باہر لان میں آ گیا۔ انیکسی کی سیڑھیاں اترتے ہوئے اسے اپنی ناک سے کوئی بہتی چیز محسوس ہوئی۔ بایاں ہاتھ اٹھا کر اس نے اپنے اوپری ہونٹ پر رکھا۔ اس کی انگلیاں چپچپانے لگی تھیں۔ اس نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اپنی انگلیوں کو انیکسی کے بیرونی لائٹ کی روشنی میں دیکھا۔ اس کی پوروں پر خون کے قطرے لگے ہوئے تھے۔
اس نے اپنی ٹراؤزر کی جیب ٹٹولتے ہوئے اندر سے ایک رومال برآمد کیا اور اپنے پوروں پر لگا ہوا خون صاف کیا۔ اس کے بعد اسی رومال کے ساتھ اس نے اپنی ناک سے چمکنے والا خون صاف کیا۔ اسے اپنے حلق میں کوئی چیز چبھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے کھنکھار کر اپنا گلا صاف کرنے کی کوشش کی۔ اسے اب اپنے سینے میں بھی گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ چند گہرے سانس لے کر اس نے اس گھٹن کو کم کرنے کی کوشش کی۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے 2-3 بار نیچے تھوکا اور ایک بار پھر سیڑھیاں اترنے کے لیے قدم بڑھایا۔ وہ یکدم ٹھٹک گیا۔ اس کے ناک میں عجیب سی سنسناہٹ ہوئی اور پھر یکدم کوئی چیز پوری قوت سے بہنے لگی۔ وہ بے اختیار کمر کے بل جھک گیا۔ ایک دھار کی صورت میں اس کی ناک سے نکلنے والا خون سیڑھیوں پر گرنے لگا تھا۔ ماربل پر پھسلتا ہوا خون وہ اسے دیکھتا رہا۔ گولف کلب میں تقریب تقسیم انعامات منعقد کی جا رہی تھی۔ 16 سالہ سالار سکندر بھی انڈر 16 کی کیٹیگری میں 7 انڈر پار کے سکور کے ساتھ پہلی پوزیشن کی ٹرافی وصول کرنے کے لیے موجود تھا۔ سکندر عثمان نے سالار سکندر کا نام پکارے جانے پر تالیاں بجاتے ہوئے اس ٹرافی کیبنٹ کے بارے میں سوچا، جس میں اس سال انہیں کچھ مزید تبدیلیاں کروانی پڑیں گی۔ سالار کو ملنے والی شیلڈز اور ٹرافیز کی تعداد اس سال بھی پچھلے سالوں جیسی ہی تھی۔ ان کے تمام بچے ہی پڑھائی میں بہت اچھے تھے، مگر سالار سکندر باقی سب سے مختلف تھا۔ ٹرافیز، شیلڈز اور سرٹیفکیٹس کے معاملے میں وہ سکندر عثمان کے باقی بچوں سے بہت آگے تھا۔ 150 IQ لیول کے حامل اس بچے کا مقابلہ کرنا ان میں سے کسی کے لیے ممکن تھا بھی نہیں۔ فخریہ انداز میں تالیاں بجاتے ہوئے سکندر عثمان نے دائیں طرف بیٹھی ہوئی اپنی بیوی سے سرگوشی میں کہا، یہ گولف میں اس کی 13ویں اور اس سال کی 4تھی ٹرافی ہے۔ ہر چیز کا حساب رکھتے ہو تم، اس کی بیوی نے مسکراتے ہوئے جیسے قدرے ستائشی انداز میں اپنے شوہر سے کہا، جس کی نظریں اس وقت مہمان خصوصی سے ٹرافی وصول کرتے ہوئے سالار پر مرکوز تھیں۔ صرف گولف کا، اور کیوں، وہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ سکندر عثمان نے اپنی بیوی کو دیکھا جو اب سیٹ کی طرف جاتے ہوئے سالار کو دیکھ رہی تھی۔ آئی بیٹ اگر یہ اس وقت اس مقابلے میں شرکت کرنے والے پروفیشنل کھلاڑیوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا تو بھی اس وقت اس کے ہاتھ میں یہی ٹرافی ہوتی۔ سکندر عثمان نے بیٹے کو دور سے دیکھتے ہوئے کچھ فخریہ انداز میں دعویٰ کیا۔ سالار اب اپنی سیٹ کے اطراف میں موجود دوسری سیٹوں پر موجود دوسرے انعامات حاصل کرنے والوں سے ہاتھ ملانے میں مصروف تھا۔ ان کی بیوی کو سکندر عثمان کے دعوے پر کوئی حیرانی نہیں، کیونکہ وہ جانتی تھی سالار کے بارے میں یہ ایک باپ کا جذباتی جملہ نہیں تھا، وہ واقعی اتنا ہی غیر معمولی تھا۔ اسے 2 ہفتے پہلے اپنے بھائی زبیر کے ساتھ اسی گولف کورس پر 18 ہول پر کھیلا جانے والا گولف کا میچ یاد آیا۔ رف میں اتفاقاً گر جانے والی ایک بال کو وہ جس صفائی اور مہارت کے ساتھ واپس گرین پر لایا تھا، اس نے زبیر کو محو حیرت کر دیا، اور وہ پہلی بار سالار کے ساتھ گولف کھیل رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ 18 ہول کے خاتمے تک کسی کو بھی یہ یاد نہیں تھا کہ اس نے یہ جملہ کتنی بار بولا تھا۔ رف سے کھیلی جانے والی اس شاٹ نے اگر اسے محو حیرت کیا تھا تو سالار سکندر کے پٹرز نے دم بخود کر دیا تھا۔ گیند کو ہول میں جاتے دیکھ کر اس نے کلب کے سہارے کھڑے کھڑے صرف گردن موڑ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں سالار سکندر اور اس ہول کے درمیان موجود فاصلے کو ماپا تھا، اور جیسے بے یقینی سے سر ہلاتے سالار کو دیکھا۔ آج سالار صاحب اچھا نہیں کھیل رہے۔ زبیر نے مڑ کر بے یقینی کے عالم میں اپنے پیچھے کھڑے کیڈی کو دیکھا جو گولف کارٹ پکڑے کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ ابھی یہ اچھا نہیں کھیل رہا؟ زبیر نے استحاضیہ انداز میں کلب کے کیڈی کو دیکھا۔ ہاں صاحب، ورنہ بال کبھی رف میں نہ جاتی، کیڈی نے بڑے معمول کے انداز میں انہیں بتایا۔ آپ آج یہاں پہلی بار کھیل رہے ہیں اور سالار صاحب پچھلے 7 سال سے یہاں کھیل رہے ہیں، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ آج اچھا نہیں کھیل رہے۔ کیڈی نے زبیر کی معلومات میں اضافہ کیا، اور زبیر نے اپنی بہن کو دیکھا جو فخریہ انداز میں مسکرا رہی تھی۔ اگلی بار میں پوری تیاری کے ساتھ آؤں گا، اور اگلی بار کھیل کی جگہ کا انتخاب بھی میں ہی کروں گا، زبیر نے کچھ خفت کے عالم میں اپنی بہن کے ساتھ سالار کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ اینی پلیس اینی ٹائم، انہوں نے سالار کی طرف سے اپنے بھائی کو پورا اعتماد انداز میں چیلنج کرتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں اس ویکنڈ پر ٹی اے اور ڈی اے کے ساتھ کراچی بلوانا چاہتا ہوں، انہوں نے سالار کے قریب پہنچ کر ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ سالار مسکرایا۔ کس لیے؟ میرے بہاف پر تمہیں کراچی چیمبر آف کامرس کے صدر کے ساتھ ایک میچ کھیلنا ہے۔ میں اس بار الیکشنز میں اس سے ہارا ہوں، مگر وہ اگر اس گولف کے میچ کے میں ہار گیا تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا اسے، اور وہ بھی ایک بچے کے ہاتھوں۔ سو لیٹس سیٹل دا اسکورز۔ وہ اپنے بھائی کی بات پر ہنسی تھی، مگر سالار کے ماتھے پر چند بل نمودار ہوئے تھے۔ بچہ، اس نے ان کے جملے میں موجود واحد قابل اعتراض لفظ پر زور دیتے ہوئے اسے دہرایا۔ میرا خیال ہے انکل مجھے کل آپ کے ساتھ 18 ہولز کا ایک اور گیم کھیلنا پڑے گا۔ اسجد دروازہ کھول کر اپنی ماں کے کمرے میں داخل ہوا۔ امی، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ اسجد صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ ہاشم انکل کی طرف نہیں گئی؟ نہیں، کیوں، خاص بات ہے؟
हाँ इमामा इस वीकेंड पे आई हुई है। अच्छा, आज शाम को चलेंगे, तुम गए थे वहाँ? शकीला ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ मैं गया था। कैसी है वो? इस बार तो खासे अरसे के बाद आई है। शकीला को याद आया। हाँ 2 माह के बाद। शकीला को असद कुछ उलझा हुआ लगा। कोई मसला है? अम्मी मुझे इमामा पिछले काफ़ी अरसे से बहुत बदली बदली लग रही है। इसने एक गहरा सांस लेते हुए कहा। बदली बदली? क्या मतलब? मतलब तो मैं शायद आपको नहीं समझा सकता, बस इसका रवैया मेरे साथ कुछ अजीब सा है, असजद ने कंधे उचकाते हुए कहा। आज तो वो एक मामूली सी बात पर नाराज़ हो गई। पहले जैसी कोई बात ही नहीं रही उसमें। मैं समझ नहीं पा रहा कि उसे क्या हुआ है। तुम्हें वहम हो गया होगा असजद, इसका रवैया क्यों बदलने लगा? तुम कुछ ज़्यादा ही जज्बाती होकर सोच रहे हो। शकीला ने इसे हैरानी से देखा। नहीं अम्मी, पहले मैं भी यही सोच रहा था कि शायद मुझे वहम हो गया है, लेकिन अब ख़ास तौर पर आज मुझे अपने ये एहसासात वहम नहीं लगे हैं। वो बहुत उखड़े से अंदाज में बात करती रही मुझसे। तुम्हारा क्या ख्याल है, इसका रवैया क्यों बदल गया है? शकीला ने ब्रश मेज़ पर रखते हुए कहा। ये तो मुझे नहीं पता। तुमने पूछा इससे? एक बार नहीं, कई बार। फिर हर बार आपकी तरह वो यही कहती है कि मुझे गलत फहमी हो गई है, इसने कंधे उचकाते हुए कहा। कभी कहती है स्टडीज़ की वजह से ऐसा है, कभी कहती है अब वो मैच्योर हो गई है इसलिए। ये ऐसी कोई गलत बात तो नहीं है, हो सकता है वाकई ये बात हो। शकीला ने कुछ सोचते हुए कहा। अम्मी, बात संजीदगी की नहीं है, मुझे लगता है वो मुझसे कतराने लगी है, असजद ने कहा। तुम फजूल बातें कर रहे हो असजद, मैं नहीं समझती कि ऐसी कोई बात होगी। वैसे भी तुम दोनों तो बचपन से एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे की आदत से वाकिफ हो। शकीला को बेटे के खदशात बिल्कुल बेमानी लगे। जाहिर है उम्र के साथ कुछ तब्दीलियां आ ही जाती हैं। अब बच्चे तो रहे नहीं हो तुम लोग, तुम मामूली बातों पर परेशान होने की आदत छोड़ दो, इन्होंने बेटे को समझाते हुए कहा। वैसे भी हाशिम भाई अगले साल इसकी शादी कर देना चाहते हैं। वो कह रहे थे कि वो बाद में अपनी तालीम मुकम्मल करती रहेगी, कम अज़ कम वो तो अपने फ़र्ज से सुबुकदोश हो जाएं। शकीला ने इंकशाफ किया। अंकल ने ऐसा कहा? असजद कुछ चौंका। कई बार कहा है, मेरा ख्याल है वो लोग तो तैयारियां भी कर रहे हैं। असजद ने एक इत्मीनान भरा सांस लिया। हो सकता है इमामा इसी वजह से कदरे परेशान हो। हाँ हो सकता है, बहरहाल यही सही है, अगले साल शादी हो जानी चाहिए, असजद ने कुछ मुतमईन होते हुए कहा। वो 16-17 साल का एक दुबला पतला मगर लंबा लड़का था। इसके चेहरे पर बलूगत का वो गहरा रुआ नजर आ रहा था जिसे एक बार भी शेव नहीं किया गया था, और इस रुए ने इसके चेहरे की मासूमियत को बरकरार रखा था। वो स्पोर्ट्स शॉर्ट्स और एक ढीली ढाली शर्ट पहने हुए था। इसके पैरों में कॉटन की जुराबें और जॉगर्स थे। च्युइंगम चबाते हुए इसकी आंखों में एक अजीब तरह की बेचैनी और इस्तराब था। वो इस वक्त एक पुरहुजूम सड़क के बीचों बीच एक हैवी ड्यूटी मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ तेजी से तकरीबन इसे उड़ाए ले जा रहा था। वो किसी किस्म के हेलमेट के बगैर था और बहुत रैश अंदाज में मोटरसाइकिल को चला रहा था। इसने 2 दफ़ा सिग्नल तोड़ा, 3 दफ़ा खतरनाक तरीके से कुछ गाड़ियों को ओवरटेक किया, 4 दफ़ा बाइक चलाते चलाते इसका अगला पहिया उठा दिया और कितनी ही दूर तक सिर्फ एक पहिए पर बाइक चलाता रहा। 2 दफ़ा दाएं बाएं देखे बगैर इसने बर्क रफ्तारी से अपनी मर्जी का टर्न लिया। 1 दफ़ा वो जिगजैग अंदाज में बाइक चलाने लगा। 6 दफ़ा इसने पूरी रफ्तार से बाइक चलाते हुए अपने दोनों पाँव उठा दिए। फिर यकदम इसी रफ्तार से बाइक चलाते हुए इसने वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए इसे लेन को तोड़ा और दूसरी लाइन में जनाटे के साथ घुस गया। सामने से आती हुई ट्रैफिक की ब्रेकें यकदम चरचराने लगी। इसने फुल स्पीड पर बाइक चलाते हुए यकदम हैंडल पर से अपना हाथ हटा दिए। बाइक पूरी रफ्तार के साथ सामने से आने वाली गाड़ी के साथ टकराई। वो एक झटके के साथ हवा में बुलंद हुआ और फिर किसी चीज़ पर गिरा। इसे अंदाज़ा नहीं हुआ, इसका जहन तारीक हो चुका था। वो दोनों लड़के स्टेज पर एक दूसरे के बिलमुकाबिल रोस्ट्रम के पीछे खड़े थे, मगर हॉल में मौजूद स्टूडेंट्स की नज़रें हमेशा की तरह इनमें से एक पर मरकूज थी। वो दोनों हेड बॉय के इंतखाब के लिए कन्विंसिंग कर रहे थे और वो प्रोग्राम भी इसका एक हिस्सा था। दोनों के रोस्ट्रम पर एक एक पोस्टर लगा था, जिनमें से एक पर वोट फॉर सालार और दूसरे पर वोट फॉर फैज़ान लिखा हुआ था। इस वक्त फैज़ान हेड बॉय बन जाने के बाद अपने मुमकिना इक़दामात का ऐलान कर रहा था, जबकि सालार पूरी संजीदगी के साथ इसे देखने में मसरूफ़ था। फैज़ान स्कूल का सबसे अच्छा मुकर्रर था और इस वक्त भी वो अपने जोश खिताबत के कमाल दिखाने में मसरूफ़ था और इसी ब्रिटिश लहजे में बात कर रहा था जिसके लिए वो मशहूर था। बेहतरीन साउंड सिस्टम की वजह से इसकी आवाज़ और अंदाज दोनों खासे मुतासिर कुन थे।
हॉल में बिला शुबा सकूत तारी था और ये खामोशी सिर्फ इस वक्त टूटती जब फैज़ान के सपोर्टर्स इसके किसी अच्छे जुमले पर दाद देना शुरू होते। हॉल एकदम तालियों से गूंज उठता। आध घंटे के बाद वो जब अपने लिए वोट की अपील करने के बाद खामोश हुआ तो हॉल में अगले कई मिनट तालियां और सीटियां बजती रहीं। इन तालियों में खुद सालार सिकंदर भी शामिल था। फैज़ान ने एक फातिहाना नज़र हॉल पर और सालार पर डाली और इसे तालियां बजाते देखकर इसने गर्दन के हल्के इशारे से इसे सराहा। सालार सिकंदर आसान हरीफ नहीं था, ये वो अच्छी तरह जानता था। स्टेज सेक्रेटरी अब सालार के लिए अनाउंसमेंट कर रहा था। तालियों की गूंज में सालार ने बोलना शुरू कर दिया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वो यक लहजा ठहरा। फैज़ान अकबर एक मुकर्रर के तौर पर यकीनन हमारे स्कूल का असासा हैं। मैं या दूसरा कोई भी इनके मुकाबले में किसी स्टेज पर खड़ा नहीं हो सकता। वो एक लम्हा के लिए रुका। इसने फैज़ान के चेहरे को देखा जिस पर एक फखरिया मुस्कुराहट उभर रही थी, मगर सालार के जुमले के बाकी हिस्से ने अगले लम्हे इस मुस्कुराहट को गायब कर दिया। अगर मामला सिर्फ बातें बनाने का हो तो। हॉल में हल्की सी खिलखिलाहटें उभरी। सालार के चेहरे की संजीदगी बरकरार थी, मगर एक हेड बॉय और मुकर्रर में बहुत फ़र्क होता है। मुकर्रर को बातें करनी होती हैं, हेड बॉय को काम करना होता है। दोनों के दरमियान टॉकर और डूअर का फ़र्क होता है, और ग्रेट टॉकर्स आर नॉट ग्रेट डूअर्स। सालार के सपोर्टर्स की तालियों से हॉल गूंज उठा। मेरे पास फैज़ान अकबर जैसे खूबसूरत लफ्ज़ों की रवानी नहीं है, इसने अपनी बात जारी रखी। मेरे पास सिर्फ मेरा नाम है और मेरा मुतासिर कुन रिकॉर्ड, और मुझे कन्विंसिंग के लिए लफ्ज़ों के कोई दरिया नहीं बहाने, मुझे सिर्फ अल्फाज कहने हैं। वो एक बार फिर रुका। ट्रस्ट मी एंड वोट फॉर मी। इसने शुक्रिया अदा करते हुए जिस वक्त अपने माइक को ऑफ किया उस वक्त हॉल तालियों से गूंज रहा था। 1 मिनट 40 सेकंड्स में वो इसी नपे तुले और कैलकुलेटेड अंदाज में बोला था जो इसका खासा था, और इसी 1.5 मिनट ने फैज़ान का तख्ता कर दिया था। इस इब्तदाई तारुफ के बाद दोनों उम्मीदवारों से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ था। सालार सिकंदर इन जवाबात में भी इतने ही इख्तिसार से काम ले रहा था जितना इसने अपनी तकरीर में लिया था। इसका सबसे तवील जवाब 4 जुमलों पर मुश्तमिल था, जबकि फैज़ान का सबसे मुख्तसर जवाब भी 4 जुमलों पर मुश्तमिल नहीं था। फैज़ान की फसाहत व बलागत जो पहले इसकी खूबी समझी जाती थी, इस वक्त इस स्टेज पर सालार के मुख्तसर जवाबात के सामने चढ़ ज़बानी नज़र आ रही थी, और इसका एहसास खुद फैज़ान को भी हो रहा था। जिस सवाल का जवाब सालार एक लफ्ज़ या एक जुमले में देता, उसके लिए फैज़ान को आदतन तमहीद बांधनी पड़ती, और सालार का अपनी तकरीर में इसके बारे में किया हुआ ये तबसरा वहाँ मौजूद स्टूडेंट्स को कुछ और सही महसूस होता कि एक मुकर्रर सिर्फ बातें कर सकता है। सालार सिकंदर को हेड बॉय क्यों होना चाहिए? सवाल किया गया। क्योंकि आप बेहतरीन शख्स का इंतखाब चाहते हैं। जवाब आया। क्या ये जुमला खुद सताइशी नहीं है? एतराज़ किया गया। नहीं, ये जुमला खुद शनासी है। एतराज़ को रद्द किया गया। खुद सताइशी और खुद शनासी में क्या फ़र्क है? एक बार फिर चुपते हुए लहजे में पूछा गया। वही जो फैज़ान अकबर और सालार सिकंदर में है, संजीदगी से कहा गया। अगर आपको हेड बॉय ना बनाया तो आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क मुझे नहीं, आपको पड़ेगा। कैसे? अगर बेहतरीन आदमी को मुल्क का लीडर ना बनाया जाए तो फ़र्क कौम को पड़ता है, इस बेहतरीन आदमी को नहीं। आप अपने आप को फिर बेहतरीन आदमी कह रहे हैं। एक बार फिर एतराज़ किया गया। क्या इस हॉल में कोई ऐसा है जो खुद को बुरे आदमी के साथ इक्वेट करे? हो सकता है हो। फिर मैं इससे मिलना चाहूँगा। हॉल में हंसी की आवाज़ें उभरी। हेड बॉय बनने के बाद सालार सिकंदर जो तब्दीलियाँ लाएगा उसके बारे में बताएं। तब्दीली बताई नहीं जाती, दिखाई जाती है, और ये काम मैं हेड बॉय बनने से पहले नहीं कर सकता। चंद और सवाल किए गए। फिर स्टेज सेक्रेटरी ने हाजरीन में से एक आखिरी सवाल लिया। वो एक श्रीलंकन लड़का था जो कुछ शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ। अगर आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दें तो मैं और मेरा पूरा ग्रुप आपको वोट देगा। सालार इसकी बात पर मुस्कुराया। जवाब देने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपके ग्रुप के लोग कितने हैं? इसने पूछा। 6, इस लड़के ने कहा। सालार ने सर हिलाया। ओके, सवाल करें। आपको कुछ हिसाब किताब करते हुए मुझे बताना है कि अगर हम 2,67,895 में 9,52,852 को जमा करें, फिर इसमें से 3,99,999 को तफरीक करें, फिर इसमें 9,29,292 को जमा करें और इसे
وہ سری لنکن لڑکا ٹھہر ٹھہر کر ایک کاغذ پر لکھا ہوا ایک سوال پوچھ رہا تھا۔ 6 کے ساتھ ضرب دیں، پھر اسے 2 کے ساتھ تقسیم کریں اور جواب میں 4,92,369 کو جمع کر دیں تو کیا جواب آئے؟ وہ لڑکا اپنی بات مکمل نہ کر سکا۔ 8,14,02,473 بڑی برق رفتاری کے ساتھ سالار نے جواب دیا۔ اس لڑکے نے کاغذ پر ایک نظر دوڑائی اور پھر کچھ بے یقینی سے سر ہلاتے ہوئے تالیاں بجانے لگا۔ فیضان اکبر کو اس وقت اپنا آپ ایک ایکٹر سے زیادہ نہیں لگا۔ پورا ہال اس لڑکے کے ساتھ تالیاں بجانے میں مصروف تھا۔ فیضان اکبر کو وہ پورا پروگرام ایک مذاق محسوس ہونے لگا۔ 1 گھنٹے کے بعد جب وہ سالار سکندر سے پہلے اس اسٹیج سے اتر رہا تھا تو وہ جانتا تھا کہ وہ مقابلے میں پہلے سے ہی ہار چکا ہے۔ 150 کے IQ لیول والے اس لڑکے سے اسے زندگی میں اس سے پہلے کبھی اتنا حسد محسوس نہیں ہوا۔